हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। मैं हूं आशीष और आप देख रहे हैं बायोलॉजी वाला। तो मैं लेकर के आया हूं नेक्स्ट पार्ट अपनी वीडियो का, जो सीरीज हमारी चल रही है जिसमें कि हम नीट का सिलेबस बायोलॉजी का जो कि 15 मार्च तक पूरा करने वाले हैं, उसमें हम जो है 12th क्लास का जो सिलेबस है उसमें से पहला चैप्टर आपका लिविंग वर्ल्ड चल रहा है, उसका हमने लिविंग वर्ल्ड कह रहा हूँ, उसका रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म जो चल रहा है और उसका जो है पहला पार्ट हमने पढ़ लिया है। सेकंड पार्ट में आज वीडियो कवर खत्म हो जाएगा चैप्टर। उसके बाद आपको लगातार 12th का भी और 11th का भी लगातार मिलता रहेगा कंटिन्यू। आप चैनल के साथ बने रहना। अगर आपने पहले की वीडियो नहीं देखी है तो आप डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा, वहां से देख सकते हैं, या फिर आप प्लेलिस्ट में जाकर के मिल जाएगी वहां पे आपको, ठीक है। और ऐसी ही कुछ कॉन्सेप्चुअल छोटी छोटी वीडियोज के लिए भी आपको चैनल बहुत मदद करने वाला है। कोई लोग केवीएस पीजीटी का एग्जाम दे रहे हो तो उनके लिए तो वरदान है, वो देख ही लें, क्योंकि उनका पेपर उसी से निकलेगा, एनसीईआरटी से ही। और मैं आपको बताऊंगा एनसीईआरटी में पेपर कहां से आता है, क्या पूछते हैं, क्या क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो आज की सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाले पार्ट से। ये रहा। तो भाई देखो, यहाँ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाला जो बेसिक्स है उस पर बात होगी। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व्स फॉर्मेशन ऑफ द मेल एंड फीमेल गैमेट। तो यार इसमें एक बात है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कि फॉर्मेशन तो होता ही है गैमेट्स का, साथ ही साथ इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि गैमेट जो है वो फ्यूज करते हैं। तो मेन पार्ट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ये है कि गैमेट बनना और साथ ही साथ गैमेट का फ्यूज करना। यहाँ लिखा है either by the same individual or by the different individual or the opposite sex, these gametes to form the zygote which develops to form the new organism. It is an elaborate, complex and slow process as compared to the asexual reproduction. Because of the fusion of the male and female gamete, sexual reproduction result in offspring that are not identical to the parents or among themselves. तो आपको पता ही है एक बात कि जब गैमेट बनते हैं और गैमेटिक बनने के टाइम पर मियोसिस होती है, मियोसिस ना भी हो तो भी दो अलग अलग ऑर्गेनिज्म है, उनका जो जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन है वो गैमेट की फॉर्म में आपको मिलता है। तो उसमें क्या है, वेरिएशन आ ही जाते हैं। तो जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जो संतान होती हैं, दे आर नॉट क्लोन, वो क्लोन नहीं होती, वो अपने माता पिता से थोड़ा सा भिन्न होती हैं, डिफरेंट होती हैं, क्योंकि उसमें जो है अलग अलग जगह से जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन हुआ होता है। तो ये वाली बात है। नेक्स्ट है study of diverse organism, plants, animals or fungi show that though they differ so greatly in external morphology, इंटरनल स्ट्रक्चर चाहे अलग हो, बाहर से चाहे अलग दिखते हो, चाहे फिजियोलॉजी अलग हो, पर जब आप सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करोगे तो उसमें मेन बात यही होगी कि सब में गैमेट बनते हैं, सब में गैमेट फ्यूज होते हैं। लिखा है लेट अस फर्स्ट डिस्कस व्हाट फीचर्स आर कॉमन टू दिस ऑर्गेनिज्म। तो लिखा है ऑल ऑर्गेनिज्म have to reach the certain stage of the growth and maturity in their life before they can reproduce sexually. That period of growth is called juvenile phase. as उस phase of life को हम juvenile phase कहते हैं, जिसमें कि जन्म से लेकर के उसके बाद जब तक वो रिप्रोडक्शन करने लायक ना हो जाए तो वो वाली फेज जो है जुवेनाइल फेज कहलाती है। प्लांट के केस में वही फेज रिप्रोडक्शन, मतलब फ्लावर जब उस पर आ जाते हैं तो मतलब रिप्रोडक्टिव स्टेज में प्लांट आ गया है, उससे पहले की जो अवस्था होती है उसे वेजिटेटिव फेज कहते हैं। तो ये लिखा है कि जब तक रिप्रोडक्शन करने लायक ना हो जाए तो उससे पहले का जो पीरियड है उसे हम जुवेनाइल फेज कहते हैं। प्लांट में जो है इसी को वेजिटेटिव फेज कहा जाता है। हालांकि जो है अलग अलग ऑर्गेनिज्म में इसकी जो लंबाई होती है वो अलग अलग होती है, किसी में 2 महीने, 4 महीने, 5 साल, 4 साल, 10 साल, 6 साल, 12 साल, कुछ भी। एंड द एंड ऑफ द जुवेनाइल फेज, जब जुवेनाइल फेज का एंड होता है तो रिप्रोडक्शन की बिगिनिंग होती है। तो सवाल ये नीट में यहां से स्टेटमेंट आएगा, आपको पूछा जाएगा, ये स्टेटमेंट लिखा रहेगा द एंड ऑफ द वेजिटेटिव फेज और जुवेनाइल फेज इज स्टार्टिंग ऑफ द रिप्रोडक्टिव फेज एंड कैन बी सीन इजिली इन द हायर प्लांट्स व्हेन दे कम टू फ्लावर। तो प्लांट में जब फूल खिलता है तो मतलब तभी से मान लिया जाता है कि अब ये रिप्रोडक्टिव फेज में पांव पसार चुका है। हाउ लॉन्ग डज इट टेक फॉर मैरीगोल्ड, राइस, व्हीट, 4, ठीक है, कोई 4 महीने, कोई 5 महीने, कोई साल। और मैंगो प्लांट टू कम टू फ्लावर, 5-6 साल मैंगो भी लेता है। इन सम प्लांट वेयर फ्लावरिंग अगर मोर देन वंस, व्हाट वुड यू कॉल द इंटर फ्लावरिंग पीरियड। तो जैसे कि आम का पेड़ है, मान लो एक बार वो मैच्योर हो गया 5-6 साल में, उसके बाद मान लो उस पर मैंगो आना शुरू हो जाता है अच्छे से, और उसके मैंगो आने के बाद अगले साल फिर मैंगो फिर आएंगे, उसके बाद फिर आएंगे, तो जो बीच का जो टाइम है उसको क्या कहोगे, उसको हम कहेंगे कि वो मैच्योर है, अब उसको हम जुवेनाइल नहीं कहेंगे। ये वाली बात आप ध्यान रखोगे। फिर लिखा है ऑब्जर्व ए फ्यू ट्रीज इन योर एरिया, अपने मोहल्ले में जाकर के कुछ पौधों की जो है आप देखो, क्या वो लगातार हर साल फ्लावरिंग करते हैं, क्या जो है कभी कभी फ्लावरिंग करते हैं। तो ये लिखा है कि व्हाट डू यू थिंक द अवेलेबिलिटी ऑफ फ्रूट्स लाइक मैंगो, एप्पल, जैक फ्रूट इज सीजनल। तो ये हाँ सीजनल तो है ही, पर ये हर साल या अगले साल छोड़ करके मिलता रहता है।
आर देयर सम प्लांट दैट फ्लावर थ्रू आउट द ईयर, जैसे कि सदाबहार जो होता है अगर आपको बताऊं तो वो पूरे साल जो है खिलता है आपका, ठीक है, और पूरे साल आपको वो मिलता है विंका रोजा। एंड सम अदर्स दैट शो सीजनल फ्लावरिंग, तो कुछ में सीजनल फ्लावरिंग होती है। प्लांट द एनुअल एंड द बाई एनुअल टाइप, एनुअल जो होते हैं जो आपका एक सीजन या एक साल में अपने आपकी लाइफ साइकिल को पूरा कर लेते हैं। बाई एनुअल 2 सीजन या 2 साल लेते हैं, 2 सीजन लेते हैं या 2 साल लेते हैं, जैसे कि गाजर वाजर जो है वो बाई एनुअल होते हैं, गेहूं चावल ये सब एनुअल प्लांट्स होते हैं, मटर भी एनुअल प्लांट होती है। शो क्लियर कट वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव एंड सीनेसेंट फेज, तो ये कह रहे हैं कि भाई जो आपके ऐसे प्लांट होते हैं जिनमें 1 साल या 2 सीजन या 1 सीजन चलता है, उनमें आप रिप्रोडक्टिव फेज, जुवेनाइल फेज, वेजिटेटिव फेज आराम से देख सकते हैं। परंतु एक पेरिएनियल स्पीसीज जो बहुवर्षीय पौधे होते हैं जो बहुत साल जीते हैं, उनमें आपको ये डिफाइन करना मुश्किल होता है कि कब से कब रिप्रोडक्टिव रहा, कब से कब वो जो है वेजिटेटिव रहा, कब तक क्या रहा। And a few plant exhibit unusual flowering phenomenon, some of them such as bamboo। तो यहां से एक नीट क्वेश्चन पूछेगा आपको कि बैम्बू जो स्पीसीज है भैया, बैम्बू स्पीसीज जो है वो 50 से 100 साल में एक बार फ्लावर करती है और बहुत लार्ज नंबर ऑफ फ्रूट्स बनाती है। तो उसमें हम बचपन में सुनते थे कि जो है जब बैम्बू से चावल गिरते हैं, चावल जैसा होता है क्योंकि ये मोनोकोट है, तो ऐसा सुनते थे कि ये राम जी के चावल हैं और इसकी खीर बना ली जाए, ऐसा था। तो 50 से 100 साल बैम्बू जो बैम्बूसा स्पीसीज है वो आपका, उसके बाद उसमें फ्लावरिंग होती है, उसके बाद प्लांट जो है मर जाता है। तो ये आपका जो इसके लिए एक वर्ड हम यूज कर लेते हैं कि जो बैम्बू है वो आपका पेरिएनियल है और मोनोकार्पिक है। तो ऐसे प्लांट जो है आपके पेरिएनियल और मोनोकार्पिक कहलाते हैं, जिनमें कि फूल फल एक बार आते हैं परंतु जीवन जो है उनका लंबा होता है। इसी तरह से एक और प्लांट है स्ट्रोबाइलेंथस कुंथियाना, जिसको आप नीला कुरुंजी कहते हैं। ये बहुत पक्का सवाल है पेपर का, बोर्ड हो नीट हो कुछ एग्जाम हो ये पूछा जाएगा। तो इस तरह से अनदर प्लांट स्ट्रोबाइलेंथस कुंथियाना नीला कुरुंजी फ्लावर्स ओनली इन वंस इन 12 ईयर, 12 साल में एक बार खिलता है। तो यहाँ पर 12 साल मार्क कर लीजिएगा। एक सवाल और है कब खिला था, तो ये डेट गलत लिखी हुई है, तो यहाँ इस बार जो है तो 18 में, अगस्त सितंबर में 18 में खिला था, ठीक है। इसको आप 18 कर लें तो ज्यादा अच्छा होगा। एंड इट्स मास फ्लावरिंग ट्रांसफॉर्म द लार्ज ट्रैक हिल एरिया। तो ये याद करना है आपको कि नीला आसमान या नीला कहाँ दिखाई देता है, मतलब ये स्टेट कौन से हैं जहां पर ये मिलता है ज्यादा। तो केरला, कर्नाटक और तमिलनाडु, ये ऑप्शन नीट में आएगा पेपर में, प्लीज इसे यहां से लर्न करना है, ये पेपर में पूछा जाएगा। केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु, ये यहां से क्वेश्चन बन के आएगा। Into blue stretches and array attracted a large number of tourists. In animals, the juvenile phase is followed by the morphological, physiological change prior to active reproductive behavior। तो जैसे एनिमल्स हैं उनमें रिप्रोडक्शन की फेज आने से पहले बहुत तरह के परिवर्तन होना शुरू हो जाते हैं। जैसे हमारे में तो आवाज भारी, महिलाओं में आवाज पतली, और भी अन्य मॉर्फोलॉजिकल परिवर्तन होना शुरू हो जाते हैं, जिससे कि पता लगता है कि अब रिप्रोडक्टिव फेज का जो है आरंभ हो चुका है। आगे लिखा है अमंग एनिमल्स फॉर एग्जाम्पल बर्ड्स, डू दे लैग ऑल थ्रू द ईयर, सारे साल अंडे देती हैं? नहीं, ये सीजनल फिनोमिनल होता है, ठीक है। फ्रॉग्स और ये सारे साल नहीं देते हैं, इनमें भी सीजनल होता है। यू विल नोटिस दैट बर्ड्स लिविंग इन द नेचर ले एग ओनली सीजनली, परंतु जो बर्ड्स आपकी पोल्ट्री फार्म्स में होती है वहां जो है उनमें हार्मोनल परिवर्तन करके उनसे जो है कमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन उनका किया जाता है और उनसे लगातार अंडे प्राप्त किए जाते हैं, ठीक। अगली बात है जो प्लेसेंटल फीमेल्स होती हैं, जैसे कि मैमल्स की बात करें तो वहां पर आपको हर महीने उसमें साइक्लिकल चेंजेस देखने को मिलते हैं, जैसे कि मेंस्ट्रुअल साइकिल आप कहते हैं। वहां हार्मोन्स का परिवर्तन होता है, जो आपकी यूट्रस है, ओवरी है, उनमें हर महीने कुछ ना कुछ चेंजेस होने होते हैं, उन चेंजेस को आप मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं। और जो आपके नॉन प्राइमेट्स होते हैं जैसे गाय, भेड़, बकरी और जो है रैट्स, डियर, डॉग, टाइगर एक्सेट्रा, ये नॉन प्राइमेट्स हैं। और प्राइमेट्स जो है हम प्राइमेट्स में आते हैं, प्राइमेटा जो ऑर्डर है उसमें आते हैं, नॉन प्राइमेट्स हैं। तो इनमें क्या होता है, इस तरह के जो है जो साइक्लिकल चेंजेस हैं इनको ईस्ट्रस साइकिल कहते हैं, और हमारे में उसी को मेंस्ट्रुअल साइकिल कहा जाता है। अब यहाँ ईस्ट्रस साइकिल मतलब इसका होता है हीट का मतलब होता है कि एक छोटा सर्टेन पीरियड होता है इन ऑर्गेनिज्म में, काऊ में, गाय में, भैंस में, इनमें उस समय रिप्रोडक्शन कर सकती हैं, तो उसी समय ये रिप्रोडक्शन कर सकते हैं। तो वो पीरियड जो है हीट का पीरियड कहा जाता है। एस्टर जो वर्ड है उसका मतलब हीट ही होता है, उस समय रिप्रोडक्शन कर सकते हैं। इसमें एक और बात है, जैसे मेंस्ट्रुअल साइकिल आपको पता होगा, मेंस्ट्रुअल साइकिल में जो है एंडोमेट्रियम जो यूट्रस की होती है वो टूटती है, ब्लीडिंग होती है, ऐसा इनमें नहीं होता है। इनमें जो है
वो वहीं पर ही जो है एब्जॉर्ब हो जाती है, टूट करके जो एंडोमेट्रियम होती है वहीं एब्जॉर्ब हो जाती है, बाहर नहीं निकलती। ठीक है, और इनमें जो है उस समय पर सेक्सुअल डिजायर्स बहुत ज़्यादा होती हैं, परंतु जो मैमल्स होते हैं प्लेसेंटल, उसमें ऐसा कुछ नहीं होता, सेक्सुअल डिजायर्स वगैरह कुछ नहीं होती, मतलब बढ़ती नहीं है, ऐसा है। वेराज इन प्राइमेट्स, यानी यहां से पूछा जाएगा प्राइमेटा में कौन कौन आएंगे, तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि प्राइमेटा ऑर्डर में कौन आएंगे। ठीक है, तो ध्यान रखना मंकी, एप्स और ह्यूमंस is called the menstrual cycle. Many mammals, especially those living in the natural wild condition, exhibit such cycle only during favorable seasons in their reproductive phase and are therefore called seasonal breeders. तो कुछ जो होते हैं वो seasonal breeders होते हैं, जैसे हम जो है वो continuous breeder की कैटेगरी में आते हैं, कुछ बेचारे seasonal breeders होते हैं। आगे लिखा है that we all grow old if we live long enough is something that we recognize. अगर आप देखोगे कि उम्र बढ़ने के साथ साथ एक समय पर जाकर के आपके अंदर नई सेल्स का बनना बंद हो जाता है, नई सेल्स नहीं बनती हैं, और आपकी जो, अगर आप बूढ़े में देखोगे, हमारे में ही यहाँ आप देखोगे कि जो स्किन होती है वो थोड़ा छूटने लगती है, तो वो क्या है, एजिंग है, सेनिसेंस है। अब उसके बाद जब उसकी एंड होगी तो डेथ की तरफ जाता है। तो यहाँ लिखा है कि द एंड ऑफ द रिप्रोडक्टिव फेज, ये मार्क करे जाए, ये नीट में सवाल आता है यहाँ से। The end of the reproductive phase can be considered as one of the parameter of senescence or old age. ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बनेगा बाबू, ठीक है, इसे याद करना है। And there are concomitant change in the body like slowing of metabolism. तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि जिस समय एजिंग होती है तो उस समय आपका मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है। During this last phase of the lifespan, old age ultimately leads to death. इन बोथ प्लांट एंड एनिमल, ये सवाल बनता है यहां से फिर से, अगर आपको कभी लगे कि एनिमल में ही हार्मोनल चेंज होते हैं इन सभी फेजेस के लिए रिस्पॉन्सिबल, जैसे वेजिटेटिव के बाद रिप्रोडक्टिव के बाद सेनिसेंस, तो ये फेजेस जो हैं इनमें हार्मोन्स का बहुत रोल होता है, तो बच्चों को ऐसा लगता है कि केवल एनिमल में ही होगा। तो ये स्टेटमेंट यहां से आपको नीट में मिलेगा कि दोनों में ही, प्लांट में भी और एनिमल में भी, दोनों में ही हार्मोन ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं इस कार्य के लिए, 3 फेज के बीच में ट्रांजिशन के लिए। Interaction between hormones and certain environmental factors regulate the reproductive processes and the associated behavior expression of the organism. Next heading है event in sexual reproduction. तो देखो यार ऐसा है, अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसी भी ऑर्गेनिज्म का हो तो उसमें एक महत्वपूर्ण बात यह है कि पहले जो है गैमेट बनेंगे, तो गैमेटोजेनेसिस, गैमेट ट्रांसफर होंगे, फिर गैमेट जाकर के ट्रांसफर होंगे, उसके बाद फर्टिलाइजेशन होगा, उसके बाद एम्ब्रियो डेवलपमेंट या जो भी कुछ होगा। तो यहाँ 3 केस है, एक तो फर्टिलाइजेशन से पहले का केस है प्री फर्टिलाइजेशन, एक है फर्टिलाइजेशन और एक है पोस्ट फर्टिलाइजेशन। तो 3 पार्ट में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपका बटा हुआ है, जिसमें पहला है प्री फर्टिलाइजेशन, बीच वाला फर्टिलाइजेशन और पोस्ट फर्टिलाइजेशन। अब हम सबसे पहले देखेंगे कि प्री फर्टिलाइजेशन में क्या होता है। तो जब आपका प्री फर्टिलाइजेशन होता है उस समय आपका गैमेट बनेंगे, गैमेटोजेनेसिस होगा, फिर गैमेट तो ट्रांसफर होगा। ठीक है, ये 2 पार्ट आपके प्री फर्टिलाइजेशन वाली स्टेज के हैं। तो यहां लिखा है आफ्टर अटेनमेंट ऑफ मेच्योरिटी ऑल सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म एग्जिबिट्स इवेंट्स एंड प्रोसेसेस that have remarkable fundamental similarity, even though the structures associated with sexual reproduction are indeed very different. The event of sexual reproduction, though elaborate and complex, follow a regular sequence. Sexual reproduction is characterized by the fusion of fertilization of the male and female gamete, the formation of zygote and embryogenesis. तो मतलब देखो पहले फर्टिलाइजेशन होगा, उसके बाद एम्ब्रियो बनेगा, एम्ब्रियोजेनेसिस होगी। फॉर कन्वीनियंस इन 3 बातों को 3 भागों में बांट लिया जाता है पढ़ने के लिए। तो सबसे पहले हम प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट देखेंगे। प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में मेरे भाई यहाँ 2 बातें हैं, गैमेट का बनना, गैमेट का ट्रांसफर होना। अब गैमेट बनना भैया वो अलग अलग तरह से होता है, जैसे कि जो जितने भी डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके अंदर गैमेट जो है वो मियोसिस से बनेंगे, और जहां हैप्लॉयड ऑर्गेनिज्म होते हैं अगर वो गैमेट बनाते हैं तो वो माइटोसिस से गैमेट बनाएंगे। समझ रहे हो बात को? तो ये वाली बात भी थोड़ी सी है, आगे चल के आएगी गैमेट कैसे बनते हैं। तो पहले यहाँ थोड़ा सा बात पढ़ लेते हैं। गैमेटोजेनेसिस लिखा है, एज यू आर ऑलरेडी अवेयर, गैमेटोजेनेसिस रेफर्स टू द फॉर्मेशन ऑफ 2 टाइप ऑफ गैमेट्स। गैमेट्स क्या होते हैं? गैमेट सेक्स सेल्स होती हैं जो कि रिप्रोडक्शन में भाग लेंगी। जो सेक्स सेल्स होती हैं, गैमेट किसी का भी हो, गैमेट कहीं का भी हो, गैमेट हमेशा हैप्लॉइड होगा, मतलब उसके अंदर क्रोमोसोम पेयर नहीं होगा, उसके अंदर एक सेट होगा क्रोमोसोम का। और भैया यहाँ 3 फोटो बने हैं, इनको जरा नजर लें। ठीक है, यहां से सवाल बनेगा कि क्लेडोफोरा जो एल्गी है उसमें आइसोगैमी मिलती है,
दोनों गैमेट एक जैसे होते हैं। फिर यहाँ सवाल आएगा कि फ्यूकस जो कि एक एल्गा है उसमें आपको ऊगैमी मिलेगी और सॉरी हेट्रोगैमस कंडीशन होगी। यहाँ बाईफ्लैज, ये ध्यान रखना फ्यूकस एक ब्राउन एल्गी है, ब्राउन एल्गी में आपको बाईफ्लैजिलेटेड मेल गैमेट मिलेगा, बाईफ्लैजिलेटेड ये सवाल बनेगा। एग जो है वो लार्ज होगा। इसका एक एग्जांपल और है वोल्वॉक्स, ये जरूर ध्यान रखना दोनों, बाकी कुछ भूल जाओ, ठीक है, वोल्वॉक्स और फ्यूकस। फिर हमारे में भी हेट्रोगैमेटी मिलती है, होमोसेपियंस में भी है ना। हमारे में जो मेल गैमेट होता है वो चलता है, मूवेबल है, उसके पास फ्लैजिला टेल है, और एग जो है वो स्टैटिक होता है, वहीं रखा रहता है। नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। यहां लिखा है कि इन सम एल्गी, कुछ एल्गी में जैसे कि क्लेडोफोरा की बात करें, पीछे इन्होंने बताया है, in some algae the two gametes are so similar in appearance that it is not possible to categorize them into male and female gamete। तो ऐसी कंडीशन होमोगैमेट या आइसोगैमी कहलाती है। हाउएवर ज्यादातर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उनमें सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म में गैमेट जो है दो अलग तरह के बनते हैं। मेल गैमेट अलग होता है, फीमेल गैमेट अलग होता है, इसको आप हेट्रोगैमेटी कहते हैं। लोअर प्लांट्स में आपको देखोगे आपने टेरिडोफाइटा में, ब्रायोफाइटा में, वहां आपको एंथोजॉइड कहते हैं, हमारे में से स्पर्म कहते हैं, और लार्ज जो एग होता है वो फीमेल में होता है, ओवम या एग, है ना। तो मेल गैमेट एंथोजॉइड है, फीमेल गैमेट एग है, ओवम है। नेक्स्ट है सेक्सुअलिटी इन ऑर्गेनिज्म। तो अलग अलग तरह के ऑर्गेनिज्म में सेक्सुअलिटी की बात होगी यहाँ पर, मतलब कोई एक ही ऑर्गेनिज्म में दोनों सेक्स पाए जाते हैं या फिर अलग अलग ऑर्गेनिज्म होते हैं दो अलग अलग सेक्स रखते हैं, इस तरह की बातें करेंगे। कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो यहां से पूछे ही जाते हैं, ठीक है जी। लिखा है सेक्सुअलिटी इन ऑर्गेनिज्म, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म जनरली इन्वॉल्व द फ्यूजन ऑफ केमिकल। तो मेन बात यही है, बार बार ये बता रहे हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अगर होगा तो फ्यूजन ऑफ गैमेट होगा फ्रॉम टू डिफरेंट इंडिविजुअल। बट दिस इज नॉट ऑलवेज ट्रू, ये हमेशा सत्य नहीं होता कि दो ही ऑर्गेनिज्म इसमें भाग लें। कभी कभी जो है एक सिंगल ऑर्गेनिज्म भी जो है वो दोनों तरह के सेक्स रखता है, तो उसको आप हर्माफ्रोडाइट कहते हैं। Plants may have both male and female reproductive structures in the same plant, like bisexual, or on different plant and unisexual. In several fungi or plant, thumbs homothallic यानी कि एक ही थैलस, जहां थैलस होती है, जहां प्लांट बॉडी डिफरेंशिएट नहीं होती है वहां थैलस होती है। तो जो होमोथैलिक ऑर्गेनिज्म है, जैसे कि मोनोइशियस कंडीशन, इसके लिए हम यहाँ यूज कर सकते हैं, यानी एक ही थैलस में मेल और फीमेल दोनों चीजें पाई जाए तो वो होमोथैलिक कंडीशन होगी। And are used to denote the bisexual condition। तो यहाँ बाइसेक्सुअल होमोथैलिक एक ही बात है, मोनोइशियस भी एक ही बात है। एंड हेट्रोथैलिक यानी डायोसियस यानी कि मेल फीमेल अलग अलग होगा। ये वर्ड ध्यान रखना, इस तरह गलती ना करना। डायोसियस पता हो, डायोसियस मतलब यूनिसेक्सुअलिटी, डायोसियस मतलब अलग अलग, मेल फीमेल अलग अलग ऑर्गेनिज्म। एंड दैट द टर्म्स ऑफ द यूज डिस्क्राइब द यूनिसेक्सुअल कंडीशन। इन फ्लावरिंग प्लांट्स द यूनिसेक्सुअल मेल फ्लावर इज स्टैमिनेट। इसका मतलब है कि भैया आपका जो फूल है उसके पास केवल स्टेमन है। जो फ्लावरिंग प्लांट है अगर वो स्टेमन रखता है तो मेल पार्ट रखता है, तो यूनिसेक्सुअल है, डाइशियस कहा जाएगा। तो डाइशियस कंडीशन दो तरह की हो जाएगी, स्टैमिनेट और पिस्टिलेट। अगर मेल मेल है तो स्टैमिनेट फ्लावर है, पिस्टिलेट है तो फीमेल फीमेल पार्ट है उसके पास। लिखा है बियरिंग स्टेमन व्हाइल द फीमेल पिस्टिलेट और बियरिंग पिस्टिल। पिस्टिल मतलब कार्पल मतलब फीमेल पार्ट। इन सम फ्लावरिंग प्लांट, ये मुझे लगता है इसमें बहुत कंफ्यूजन बच्चों को होता है, यहां से प्लीज आप नोट करना, समझ भी लेना। अगर ये एक प्लांट है और इसके ऊपर ये मेल फ्लावर है और इसके ऊपर ये फीमेल फ्लावर है, तो बाबू इसको मोनोइशियस कंडीशन कहा जाएगा, ये गलती ना हो। अगर मान लीजिए ये आपका एक प्लांट है और इस पर जो है मेल है और इस पर अलग फीमेल है, तो ये डाइशियस कंडीशन है। कैसी? डायोइशियस। आप समझ रहे हो बात को, ये वाली बात, यूनिसेक्सुअलिटी, ठीक है। ये एक अलग चीज होता है कि बाइसेक्सुअल फ्लावर है, बाइसेक्सुअल फ्लावर मतलब अलग केस है ये ना, ठीक है। चलिए फिर यहां लिखा है कि भैया इन सम फ्लावरिंग प्लांट बोथ मेल एंड फीमेल फ्लावर, जैसे कि मेज में हम बात करें, बोथ मेल एंड फीमेल फ्लावर्स मे बी प्रेजेंट ऑन द सेम इंडिविजुअल। अगर एक पर ही है तो मोनोइशियस, अगर अलग पर है तो डायोसियस। सम एग्जाम्पल्स ऑफ मोनोइशियस प्लांट और कुकुरबिटा। ये सवाल अब यहां से बनेगा, इसे मार्क करा जाएगा, याद करा जाएगा कि कुकुरबिट्स, कोकोनट्स जो है वो मोनोइशियस के एग्जाम्पल है। इसमें मेज भी डाल लेना, मेज भी आएगा। एक एग्जाम्पल यहां नोट करोगे, पपाया जो है वो डेट पाम, ये डायोसियस होते हैं। पपाया यूनिसेक्सुअल होता है, मेल पपाया अलग होता है, फीमेल पपाया अलग होता है।
नेम द टाइप ऑफ द गैमेट दैट आर फॉर्म्ड इन द स्टैमिनेट एंड पिस्टिलेट फ्लावर। तो भैया गैमेट जो बनेगा वो मेल गैमेट है स्टैमिनेट के अंदर, पिस्टिलेट के अंदर फीमेल गैमेट एग होगा, ये सिंपल है। बट व्हाट अबाउट एनिमल्स? एंड आर इंडिविजुअल्स ऑफ ऑल स्पीसीज आइदर मेल और फीमेल, यूनिसेक्सुअल, और द स्पीसीज which possess both the reproductive organ are bisexual, hermaphrodite, यानी कि जो एनिमल होते हैं जिसमें कि दोनों सेक्स एक में ही मिलते हैं, मोनोइशियस वाली कंडीशन, तो उसको hermaphrodite यहां बोलते हैं। You probably can make a list of that unisexual animal species, तो बहुत सारे हैं। अर्थवर्म, ये मार्क करना है, एग्जाम्पल यहां से याद करना है। अर्थवर्म, स्पॉन्जेस, टेपवर्म, लीच, these are bisexual और हर्माफ्रोडाइट ऑर्गेनिज्म। तो यहां से आप जो है एग्जाम्पल को याद करोगे, ये लर्न करने हैं, जहां भी एग्जाम्पल मिलेंगे प्लीज इसको लर्न करना है। फिर है आपका कोकरोच। कोकरोच सबको पता है यूनिसेक्सुअल होता है, डायोसियस होता है, आप ऐसे कह सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हेडिंग है सेल डिवीजन ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन। तो देखो मैंने आपको बताया था अभी कि अगर मान लीजिए कोई ऑर्गेनिज्म है और वो हैप्लॉइड है, अब हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म जो है बाबू वो आपका जब गैमेट बनाएगा तो गैमेट तो ऑलवेज हैप्लॉइड होता है, गैमेट किसी का भी हो वो हैप्लॉइड होगा, एन होगा, उसमें क्रोमोसोम का एक सेट होगा, तो भाई वो तो एक ही सेट रखेगा ना। अब अगर कोई हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म गैमेट बनाए तो वो माइटोसिस करेगा, क्योंकि माइटोसिस इज इक्वेशनल डिवीजन। माइटोसिस से जो गैमेट बनेंगे उनमें क्रोमोसोम की संख्या उतनी रहेगी जितनी पहले वाली सेल में थी। अगर कहीं डिप्लॉइड सेल में गैमेट बनेंगे तो वो मियोसिस होगा। समझ आई मेरी बात? तो ये है, क्या लिखा है कि सेल डिवीजन ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन, गैमेट्स इन ऑल हेट्रोगैमेटिक स्पीसीज नेमली मेल एंड फीमेल, दो तरह के होते हैं। गैमेट आर हैप्लॉइड, वो ये ध्यान रखना यार, इसी गलती ना करना छोटी छोटी। गैमेट हमेशा कैसे होते हैं? हैप्लॉइड होते हैं। दो द पेरेंट प्लांट बॉडी फ्रॉम विच दे अराइज मे बी आइदर हैप्लॉइड और डिप्लॉइड। हैप्लॉइड, ये मार्क करो यहां से सवाल, ठीक है, ये आ सकता है पेपर में ना, बच्चों को पता होना चाहिए कि हैप्लॉइड पेरेंट प्रोड्यूस गैमेट बाय माइटोटिक डिवीजन। तो भाई ये ध्यान रखना कि हैप्लॉइड है अगर मान लो तो वो गैमेट जो बनाएगा वो माइटोसिस से बनाएगा। डज दिस मीन दैट मियोसिस नेवर अकर इन दिस ऑर्गेनिज्म? तो हाँ उसमें मियोसिस होगी पर आफ्टर फर्टिलाइजेशन होगी। मान लीजिए अगर कोई हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म है, उसने गैमेट बनाया है, इसका एन बनेगा, एन जुड़ के 2n होगा, 2n में फिर मियोसिस होगी और मियोसिस के बाद जो बनेंगे वो एन होंगे। तो ऐसा नहीं है कि जिसमें माइटोसिस से गैमेट बनेंगे उनमें कभी मियोसिस नहीं होगी, होगी, ठीक है। तो फिर लिखा है केयरफुली एग्जामिन, ये चैप्टर नंबर 11 में जाकर के देखेंगे, यहां कोई बात नहीं हो रही है। फिर लिखा है सेवरल ऑर्गेनिज्म बिलोंगिंग टू मोनेरा, फंजाई और एल्गी एंड ब्रायोफाइटा हैव हैप्लॉइड प्लांट बॉडी। तो यहां से बच्चों को अपने बेसिक्स तैयार करने हैं, कम से कम इतना तो याद रखें कि मोनेरा, फंजाई, एल्गी, ब्रायोफाइटा तक हैप्लॉइड है। टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म ये सब डिप्लॉइड होते हैं। स्पोरोफाइटिक प्लांट बॉडी इनकी होती है और यहाँ गैमेटोफाइटिक प्लांट बॉडी है। अगर हम प्लांट के केस में बात करें तो एल्गी की, ब्रायोफाइटा की, इनकी। गैमेटोफाइटिक मतलब जो गैमेट बनाती है डायरेक्ट, स्पोरोफाइट मतलब स्पोर बनाती है, वो 11th में चलेगा आपका। बट इन ऑर्गेनिज्म बिलोंगिंग टू द टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म एंड मोस्ट ऑफ द एनिमल इंक्लूडिंग इन ह्यूमन बीइंग्स दे आर डिप्लॉइड। It is obvious that meiosis, the reduction division, has to occur if the plant diploid body has to produce gamete haploid। तो यार ये बढ़िया बात लिखी है कि अगर कोई डिप्लॉइड सेल गैमेट बनाना चाहती है बाबू तो वो मियोसिस करके ही गैमेट बनाएगी। क्या करेगी? मियोसिस करेगी और गैमेट बनाएगी, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। फिर यहाँ कुछ फोटो दिए गए हैं, मैं तो मानता नहीं इन फोटो से आपको पता ही होगा सबको कौन यूनिसेक्सुअल है, कौन कैसा है, पर एक आधा सवाल है जो मैं बताता हुआ चलूंगा। ये कारा जो एल्गी है, ये कारा का प्लांट बना हुआ है यहाँ। इसमें बाबू आपको याद करना है कि ऊपर की तरफ जो है ये ऊगोनियम बनी है, नीचे की तरफ ये एंथ्रेडियम बना हुआ है, मेल सेक्स ऑर्गन नीचे है बाबू। इसको हम कहते हैं ग्लोब्यूल, इसको हम कहते हैं न्यूक्यूल। ये सवाल आपको पेपर में आएगा, ये ध्यान कर याद करना है, न्यूक्यूल और ग्लोब्यूल दोनों ये पेपर में आता है। और ये भी आता है ऊपर कौन नीचे कौन, तो प्लीज इस तरह का आप कोशिश करना है याद करने की। तो ये कारा में आपको ऐसा देखने को मिलता है। कारा आपका कैसा हुआ? फिर कारा आपका हुआ मोनोइशियस। तो एक क्वेश्चन ये बनेगा यहां से कि कारा मोनोइशियस है। फिर एक क्वेश्चन बनेगा ये नीचे मार्केंशिया का, ये डायोसियस है, ये क्वेश्चन आएगा, ये पता होना चाहिए, अलग अलग है दोनों थैलस, मार्केंशिया, ब्रायोफाइटा की।
ये फ्लावर जो बना हुआ है ये आपको फोटो में से याद करना है, यहाँ से नीचे से। ये इतने बेकार हैं, ऐसे सवाल पूछेंगे आपको वहाँ कि स्वीट पोटैटो मोनोसेक्सुअल है या यूनिसेक्सुअल है, बाइसेक्सुअल। तो ये लर्न कर लेना यहाँ पर कि स्वीट पोटैटो जो है वो बाइसेक्सुअल है। ठीक है, बाकी आपको दिख रहा है मार्केंशिया डाइशियस है, ये जरूर याद कर लेना, गलती ना कर देना यहाँ से कहीं से भी। ठीक है ना, कारा मोनोइशियस प्लांट है, ये वाले सवाल हैं यहाँ पे। ठीक है, कॉकरोच आपको पता ही है एनिमल, बाकी अर्थवर्म पीछे पढ़ लिया। ठीक है ना बाबू, चलो फिर ये जो है टेबल बनी हुई है, यहाँ टेबल पर कुछ मेयोसाइट्स दी हैं और कुछ जो है बताया जो है गैमेट में कितने क्रोमोसोम होंगे। तो यार ये याद करना है आपको, कोशिश करना हो जाए याद, जितना हो तो हो जाए। लेकिन ये बता रहे हैं कि मियोसाइट जो है वो मियोसिस करने वाली सेल है जो गैमेट बनाएगी। तो जैसे आपको ह्यूमन बीइंग के क्रोमोसोम तो याद ही होंगे, हाउस फ्लाई के ये रहने देना, रैट का बना लेना, यहाँ इधर के इधर लिख लेना। तो मुझे लगता है, मतलब मैं मानता हूँ यहाँ राइस के आपको याद कर लेने चाहिए, और ओफियोग्लोसम जरूर याद कर लेना चाहिए, और फ्रूट फ्लाई जरूर याद कर लेना चाहिए, अनियन ये। तो बाकी का आप देख लेना, आपसे हो जाए तो ठीक है। ओफियोग्लोसम का एक सवाल आता है पेपर में, आप लिख लेना, यहाँ पर नोट कर लो। एडर्स फर्न कहते हैं इसे, क्या कहते हैं? एडर्स फर्न। ये सवाल आता है, पूछते हैं एडर्स फर्न कौन है, तो आप बता देना ओफियोग्लोसम जो है एडर्स फर्न है। ठीक है, और काफ़ी ज़्यादा क्रोमोसोम है इसके अंदर, 1260 होते हैं डिप्लॉयड में। सबसे ज़्यादा नहीं होते, सबसे ज़्यादा जो है वो एक प्रोटोजोआ होता है उसके अंदर होते हैं। ठीक है, चलो फिर यहाँ कुछ बातें लिखी हैं, इन्होंने लिखा है कि भाई वो सेल जो डिप्लॉयड होती है, जो गैमेट बनाती है, उसे मियोसाइट कहा जाता है, जो मियोसिस करती है, बाद में गैमेट बनते हैं मियोसिस के बाद। कह रहे टेबल देखो, टेबल में जितने दिए हैं उनको देखो एक बार, बच्चों वाली बात है वो, तो कोई दिक्कत नहीं, आप कर लोगे। फिर है गैमेट ट्रांसफर। अब गैमेट ट्रांसफर कैसे होता है, ये बड़ी बात है। तो यार देखो ऐसा है, जो लोअर प्लांट होते हैं आपके टेरिडोफाइटा तक, वहां पानी से गैमेट ट्रांसफर होते हैं। फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है, ये ध्यान रखेंगे, बट गैमेट ट्रांसफर पानी से होते हैं। तो ऑर्गेनिज्म जो एनिमल्स होते हैं उनमें सब में गैमेट ट्रांसफर का अपना अलग अलग तरीका होता है। कुछ में एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है तो उनमें गैमेट ट्रांसफर नहीं करना होता, उनमें वाटर में छोड़ देते हैं गैमेट्स को, वो एक अलग बात है। ठीक है, और जो लोअर प्लांट होते हैं टेरिडोफाइटा तक, वहां पानी से गैमेट जाते हैं, ये वाली बात है। तो एक बार देखते हैं क्या लिखा है। क्या लिखा है? आफ्टर देयर फॉर्मेशन मेल एंड फीमेल गैमेट मस्ट बी फिजिकली ब्रॉट टुगेदर टू फैसिलिटेट फ्यूजन एंड फर्टिलाइजेशन। Have you ever wondered how the gametes meet? In a majority of organism, male gamete is motile यानी चलता है, and female gamete is stationary यानी नहीं चलता है. Exceptions are a few fungi and algae in which both type of gamete are non-motile. Fungi और algae में दोनों तरह gamete चलते हैं. There is a need of medium through which the male gamete move. In several simple plant like algae, bryophyta, pteridophyta तक वाटर इज द मीडियम थ्रू विच गैमेट ट्रांसफर अकर। तो ये ध्यान रखना, इन तीनों में फर्टिलाइजेशन इंटरनल हो एक्सटर्नल वो एक अलग बात है, फर्टिलाइजेशन कैसा है एक अलग सवाल है, गैमेट ट्रांसफर कैसे हुआ ये एक अलग सवाल है, दोनों सवाल मिला मत देना। ठीक है, चलिए। A large number of male gamete however fails to reach the female gamete. To compensate this loss of gamete, male gamete, तो संख्या में मेल गैमेट ज्यादा बनाए जाते हैं, क्योंकि मेल गैमेट बेचारे इधर उधर फैल जाते हैं, चलते फिरते ढूंढते खो जाते हैं, तो ऐसा है। तो नंबर ऑफ मेल गैमेट ज्यादा होती है और फीमेल गैमेट थोड़े कम होते हैं। ठीक है, ये वाली बात है। आगे देखते हैं। आगे फिर ये लिखा है इन सीड प्लांट। तो पहला ही वर्ड ध्यान से पढ़ना है यहाँ, बहुत ध्यान से। इन लिखा इन सीड प्लांट। तो बाबू सीड प्लांट मतलब ये एंजियोस्पर्म की और जिम्नोस्पर्म की दोनों की बात कर रहे हैं। ठीक है, एंजियो की भी और जिम्नो की भी। ऐसी गलती ना कर देना कि केवल आपको ये एंजियो लगे, क्योंकि जिम्नोस्पर्म आर आल्सो सीड प्लांट, दे आर नेट सीडेड प्लांट, है ना। ये पोलन ग्रेन आर द कैरियर्स ऑफ द मेल गैमेट। बहुत तगड़ा सवाल है, बहुत तगड़ा सवाल है, होता नहीं, गलती हो जाता है। पोलन ग्रेन जो है वो मेल गैमेट का कैरियर होता है, एंड ओव्यूल हैव द एग। Pollen grain produced in anthers therefore have to be transferred to the stigma before it can lead to the fertilization. अगर कहीं बाइसेक्सुअल है तो सेल्फ फर्टिलाइजिंग प्लांट है तो वहां मटर जैसे बाइसेक्सुअल होता है, मेंडल ने भी यूज किया था, वहां ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन इजी होता है। पोलन ग्रेन का ट्रांसफर अलग है, मेल गैमेट अलग है, ध्यान रखना। मेल गैमेट को लेके जाता है पोलन ग्रेन, और पोलन ग्रेन का ट्रांसफर कैसे होगा वो एक अलग मसला है।
तो अगर बाइसेक्सुअल है तो वहीं का वहीं गिर जाएगा, और वैसे दूर जाएगा तो उड़ के लेके इंसेक्ट के वाटर से किसी से भी जाएगा, वो अलग बात है। तो उसके लिए पॉलिनेशन होता है। अगर क्रॉस पॉलिनेशन है तो कोई लेके जाएगा, अगर सेल्फ है तो वहीं से गिर जाएगा उसके ऊपर ही। जो डाइसियस प्लांट होते हैं यूनिसेक्सुअल, उनमें क्रॉस होता है हमेशा ही। उसके बारे में सेकंड चैप्टर में खूब बातें करूंगा। A specialized event called pollination facilitates the transfer of pollen grain to the stigma. Pollen grain germinate on the stigma and the discharge male gamete near the egg. In dioecious animals, since male and female gametes are formed in a different individual, the organism must evolve a special mechanism for gamete transfer. तो हम हमारे अंदर एनिमल्स में तो हर एक के अंदर जो है गैमेट ट्रांसफर का एक अपना तरीका होता है, उससे वो गैमेट ट्रांसफर कर लेता है। ठीक है जी। नेक्स्ट है फर्टिलाइजेशन। पहला सवाल पहली लाइन से मिलेगा, पेपर में आता है। पूछते हैं ये द मोस्ट वाइटल इवेंट। भैया ये सवाल है, इसे ध्यान रखना, द मोस्ट वाइटल इवेंट। ठीक है, मार्क कर लो। या पूछेंगे द मोस्ट वाइटल इवेंट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज परहैप्स द फ्यूजन ऑफ गैमेट, दिस प्रोसेस कॉल्ड सिनगैमी। अब देखो यार, यहां कंफ्यूजन सा है कि सिनगैमी और फर्टिलाइजेशन दोनों एक ही होते हैं क्या? तो देखो मैं बताता हूं, फर्टिलाइजेशन जो है एक बड़ा इवेंट है और उस इवेंट का एक हिस्सा है सिनगैमी। किताब कह रही है सिनगैमी भी वही है, फर्टिलाइजेशन भी वही है, लेकिन ऐसे पढ़ते हैं, कहीं कहीं लिखा है कि फर्टिलाइजेशन इज ए इवेंट एंड ए पार्ट ऑफ दैट इवेंट इन विच द गैमेट्स विल फ्यूज टुगेदर, दैट इज ए सिनगैमी, ऐसा लिखा है। तो द टर्म फर्टिलाइजेशन इज ऑल्सो ऑफन यूज दिस प्रोसेस। द टर्म सिनगैमी एंड फर्टिलाइजेशन आर फ्रिक्वेंटली यूज थ्रू इंटरचेंजेबली, मतलब अलग अलग यूज कर लेते हैं, एक ही को यूज कर लेते हैं बदल बदल के। What would happen if सिनगैमी डज नॉट? अगर सिनगैमी नहीं होती है, फर्टिलाइजेशन नहीं होता तो क्या होगा? तो कुछ ऑर्गेनिज्म जैसे कि रोटीफर्स प्रोटोजोआ में आते हैं, मल्टी सेल्यूलर होते हैं। रोटीफर्स, हनी बीज एंड इवन सम लिजर्ड्स, ये और बर्ड तुर्की, ये मार्क कर लो, ये क्वेश्चन बनेगा यहां से। ठीक है, रोटीफर्स, हनी बी, इवन सम लिजर्ड एंड बर्ड तुर्की, ये भैया जो है पार्थिनोजेनेसिस शो करते हैं। पार्थिनोजेनेसिस क्या होता है, ये पूरी लाइन मार्क करो, ये वर्ड ये पेपर में आएगा यहां से। अगर आपको कोई पार्थिनोजेनेसिस कहता है तो आप ये मार्क करें, ऑर्गेनिज्म विदाउट फर्टिलाइजेशन। ऑर्गेनिज्म विदाउट फर्टिलाइजेशन इज कॉल्ड एज पार्थिनोजेनेसिस। यदि बिना फर्टिलाइजेशन के गैमेट बन जाए तो उसे पार्थिनोजेनेसिस कहते हैं। ऐसे बनने वाला जो ऑर्गेनिज्म होगा वो हैप्लॉइड होगा। अबे गैमेट जो है भैया, गैमेट जो है वो डायरेक्टली बना देगा तो कैसा होगा? हैप्लॉइड होगा। तो भाई गैमेट जो है डायरेक्टली अगर ऑर्गेनिज्म कन्वर्ट हो जाए, हनी बी में आपने मेल के केस में ऐसा देखा भी था, ड्रोन्स जो होते हैं मेल हनी बी के, वो ऐसे ही बनते हैं। देखा है वेयर डज द सिनगैमी अकर। अब पूछने फर्टिलाइजेशन होता कहां है, तो भैया कुछ में इंटरनल और कुछ में एक्सटर्नल। ठीक है, देखो इन मोस्ट एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म सच एज मेजॉरिटी ऑफ एल्गी एंड फिश as well as amphibians also, the syngamy occurs in the external medium, that is water, outside the body. इसे कहते हैं external fertilization. Organism exhibiting the external fertilization show great synchrony between the sex and release a large number of gamete into the surrounding medium, water, in order to enhance the chance of syngamy. यानी ये कह रहे हैं कि भाई जिस समय मेल गैमेट रिलीज होगा उसी टाइम फीमेल गैमेट रिलीज होगा, उनके बीच में सिंक्रोनी होनी चाहिए, वरना तो ऐसा होगा मेल गैमेट आज बह के खो गए और परसों तरसों पता नहीं कब फिर फीमेल गैमेट आएगा तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। ठीक है, दूसरी कहानी ये है कि भैया बहुत ज्यादा मात्रा में वहां पर जो है फर्टिलाइजेशन के बाद जो एम्ब्रियो बनता है उसकी बचना ही मुश्किल है, क्योंकि वहां कुछ लोग खा जाते होंगे उनको, क्योंकि वहां जो है वो माता पिता वाला प्यार तो है नहीं कि बच्चे को उठाए फिर रहे हैं, तो वो तो पानी में ही है, पानी में बचना संभव नहीं है, तो वहां ज्यादा नहीं मतलब ज्यादा बचते नहीं है, कम बचते हैं, ऐसा है। लिखा दिस हैपन इन द बोनी फिश एंड फ्रॉग्स। भैया मार्क करो, बढ़िया सवाल, फंसेगा यहां से, होगा नहीं पेपर में आपसे। बोनी फिश और फ्रॉग में लार्ज नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग बनते हैं, जबकि जो है डिसएडवांटेज पूछी जाएगी यहां से। डिसएडवांटेज की ये होती है कि वो सरवाइव नहीं कर पाते, उनको दूसरों से खतरा होता है, उनके बच्चों को कोई खा लेता है, मार देता है, ऐसा है। नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। लिखा है इन मेनी टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म, जमीन पर रहने वाले जो हैं जैसे कि फंजाई, रेप्टाइल, बर्ड, मैमल, ज्यादातर प्लांट, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, सब ये सारे इंटरनल फर्टिलाइजेशन करते हैं। ठीक है, ध्यान रखना है, गलती ना करना। ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा में आपको लगेगा
कि फर्टिलाइजेशन जो है पानी में होता है, ऐसा लगेगा, पर वो गलत है, इंटरनल होता है। गैमिट का ट्रांसफर होता है पानी से, फर्टिलाइजेशन पानी से नहीं होता। ठीक है, चलिए। In all these organisms, egg is formed inside the female body where they fuse with the male gamete. In organism exhibiting internal fertilization in the male gamete is motile and has to reach the egg in order to fuse with it. ठीक है, जो चल के जाता है मेल गैमेट। अगर मेल गैमेट नहीं चल सकता है, अगर फ्लैजिला नहीं रखता, जैसे कि सीड प्लांट में, इनमें कौन लेके जाएगा? तो भैया इनमें जो है नॉन मोटाइल मेल गैमेट होते हैं, उनको पोलन ट्यूब लेके जाती है। कौन कैरी करती है? पोलन ट्यूब। ठीक है, तो ये सवाल स्टेटमेंट की फॉर्म में यहां से आएगा। ठीक है, आप ध्यान रखना, सीड प्लांट दोनों होते हैं, जिम्नोस्पर्म भी और एंजियोस्पर्म भी। ठीक है जी, चलिए। अब है भैया पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। फर्टिलाइजेशन हो चुका है, उसके बाद का इवेंट क्या होगा? जैसे ही फर्टिलाइजेशन होगा उसके बाद आपको पता है क्या बनता है? जाइगोट बनता है। जाइगोट इज अ डिप्लॉयड स्ट्रक्चर, डिप्लॉयड सेल ये बनती है। इसके बारे में पढ़ते हैं, लिखा है फॉर्मेशन ऑफ द डिप्लॉयड जाइगोट इज यूनिवर्सल इन ऑल सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म। तो कोई हो, कैसा भी हो, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है तो जाइगोट बनेगा। इन ऑर्गेनिज्म विद एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, जाइगोट इज फॉर्म्ड इन द एक्सटर्नल मीडियम, पानी में बनेगा, और जबकि इनसाइड वालों में इनसाइड बनेगा। फर्दर डेवलपमेंट ऑफ द जाइगोट डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ द लाइफ साइकिल। अब कैसी लाइफ साइकिल है, जाइगोट को क्या बनाना है? एम्ब्रियो बनना है। एल्गी होगा तो जाइगोट इमीडिएटली मियोसिस करेगा। ज्यादातर एल्गी में जाइगोट तुरंत मियोसिस करता है, परंतु ब्रायोफाइटा के बाद से जाइगोट थोड़ा ग्रो करना शुरू करता है, एम्ब्रियो बनाता है, उसके बाद थोड़ा वो डेवलप करता है, एक पौधा बनाता है स्पोरोफाइटा। और एनिमल्स में भी जो जाइगोट है वो आपका फर्दर एम्ब्रियो बनाता है, फिर एम्ब्रियोजेनेसिस होती है, एडल्टहुड तक जाती है बात, ऐसा है। तो यहां पर एक सवाल जो पीछे पूछा था उसका उत्तर है, इन्होंने कहा था कि एल्गी और फंजाई वगैरह जो होते हैं, क्यों वे वापस अनफेवरेबल कंडीशन के टाइम पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तरफ चले जाते हैं? तो ऐसा होता है कि जो जाइगोट होता है फंजाई और एल्गी में, वो अपने चारों तरफ एक थिक वॉल डेवलप कर देता है जो कि रेजिस्टेंट होती है डेसिकेशन और डैमेज के लिए। ये उसका उत्तर है पीछे सवाल जो था। इन अंडरगोज ए पीरियड ऑफ रेस्ट बिफोर जर्मिनेशन इन ऑर्गेनिज्म विद हैप्लोन्टिक लाइफ साइकिल, जिनमें लाइफ साइकिल हैप्लोन्टिक होती है, यानी जो एल्गी होते हैं उनकी बात कर रहे हैं। एल्गी में जाइगोट मियोसिस से डिवाइड करता है और हैप्लोइड स्पोर बनाता है, और वो हैप्लोइड इंडिविजुअल बनाते हैं। परंतु जो ऐसा नहीं करते उनमें जाइगोट एम्ब्रियो बनाता है, और एम्ब्रियो से फिर आगे एम्ब्रियोजेनेसिस वगैरह होती है। तो एक सवाल यहां से आएगा, ये क्वेश्चन है बाबू, मार्क करें, पेपर में आएगा ये फिर से। जाइगोट इज अ वाइटल लिंक, जाइगोट इज अ वाइटल लिंक दैट इंश्योर द कॉन्टिन्यूटी ऑफ द स्पीसीज। कॉन्टिन्यूटी को, जो जाति की निरंतरता को बनाए रखता है, वो कौन है? जाइगोट है। ठीक है, ये सवाल बनेगा, प्लीज याद रखना, पहली जनरेशन और अगली जनरेशन के बीच में जो कनेक्शन है वो कौन है? जाइगोट है। कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, जैसे कि ह्यूमन बीइंग हो, तो वहां जो है हम भी जाइगोट से ही बढ़कर पैदा होकर, मतलब जाइगोट से ही बड़े होकर बड़े हुए हैं। फाइनली ये है, मतलब ये कह रहे कोई भी है जाइगोट से ही बड़ा होता है, ऐसा है। नेक्स्ट पार्ट है एम्ब्रियोजेनेसिस। एम्ब्रियोजेनेसिस रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। ड्यूरिंग एम्ब्रियोजेनेसिस जाइगोट जो है वो माइटोसिस से डिवाइड करता है, डिफरेंशिएट होता है, अपने अंदर परिवर्तन करता है समय समय पर। While cell division increase the number of the cell in the developing embryo, the cell differentiation help to group the cell, undergo cell modification to form specialized tissue and organs to form the organism. तो ये कह रहे हैं कि सेल डिवीजन से नंबर ऑफ सेल बढ़ती है, जबकि डिफरेंशिएशन से अलग अलग ऑर्गन बनते हैं। ये सब जो भी कुछ हो रखा है डिफरेंशिएशन का नतीजा है। ठीक है ना बात? तो जैसे कि ये कह रहे हैं कि भाई आपने पहले जो है 11th क्लास में पढ़ लिया होगा, हम पढ़ाएंगे आपको, अगर नहीं पढ़ा होगा तो। ठीक है, चलिए लास्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर में थोड़ी सी कहानी और बची है। लिखा है एनिमल्स आर कैटेगराइज्ड इनटू ओविपेरस एंड विविपेरस based on the whether the development of zygote takes place outside the body of the female parent or inside. अंडे देने वाले आपके होते हैं ओविपेरस, बच्चों को जन्म देने वाले होते हैं विविपेरस। कई बार अंडा जो है वो फर्टिलाइज्ड भी होता है, कई बार जो है अनफर्टिलाइज्ड होता है, वो अलग बात है। Whether they lay fertilized or unfertilized egg or give birth to young one. In oviparous animal like reptiles and the birds, the fertilized egg covered by the calcareous shell are laid into the safe place in the environment. तो ये कह रहे हैं कि रेप्टाइल और जो है आपके बर्ड है उनमें
कैल्शियम की जो कवर चढ़ा होता है। मैं आपको बताऊं रेप्टाइल्स का जमीन पर रहने का मतलब टेरेस्ट्रियल एडेप्टेशन ही यही था कि उनके अंडे ने अपने ऊपर कैल्केरियस शेल बना लिया था ताकि वो डेसिकेट ना करे, धूप में सूख ना जाए। ये उनका जमीन पर रहने के लिए एडेप्टेशन था। ऐसा है। After a period of incubation, young one hatch out, and on the other hand, in viviparous animals, majority of mammals, including human being, the zygote develop into young one inside the body of the female organism. After attaining a certain stage of the growth, the young one are delivered out of the body of the female organism. Because of proper embryonic care and protection, the chance of the survival of the young one is greater in viviparous organism. तो ये कह रहे हैं कि जो बच्चों को जन्म देते हैं उनमें जो है सर्वाइवेबिलिटी ज्यादा है, क्योंकि यार मेंढक बेचारे जो होते हैं उनके पानी में ये एम्ब्रियो टहलते रहते हैं तो वहीं खत्म हो जाते हैं बहुत सारे। ऐसा है। इन फ्लावरिंग प्लांट द जाइगोट इज फॉर्म्ड इनसाइड द ओव्यूल आफ्टर फर्टिलाइजेशन द सेपल पेटल स्टेमन ऑफ द फ्लावर वाइडर एंड फॉल ऑफ। तो ये सवाल यहां से बच्चों को याद करना होता है। फ्लावरिंग प्लांट में फर्टिलाइजेशन के बाद सेपल गिर जाएंगे, पेटल गिर जाएंगे, स्टेमन गिर जाएगा, ओवरी फ्रूट बन जाएगी, ठीक है ना, जाइगोट एम्ब्रियो बनेगा, सॉरी जो एग होगा वो जाइगोट बनेगा, वो एम्ब्रियो बनेगा। ऐसा है। एंडोस्पर्म तो आपको पता ही क्या होती है, वो बातें पढ़ लेंगे। कह रहे क्या जो है ऐसे प्लांट को जानते हो जहां सेपल अटैच रह जाते हैं? तो सोलेनेसी फैमिली के जो मेंबर हैं उनमें भी, और मालवेसी में भिंडी आपने देखी होगी, तो मालवेसी में भिंडी में भी आपको सेपल अटैच मिलेंगे। और यहां भी आपको सोलेनेसी में भी, बैंगन में, मिर्च में, टमाटर में, इनमें देखना सेपल अटैच होते हैं। परसिस्टेंट सेपल इसको कहा जाता है। क्या कहते हैं? मैं लिख देता हूं, persistent sepal। आगे लिखा है the pistil however remain attached to the plant. The zygote develop into the embryo and the ovule develop into the seed. The ovary develop into the fruit which develop a thick wall called pericarp that is protective in the function. ओवरी की वॉल पेरिकार्प होती है, पेरिकार्प के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। आफ्टर डिस्पर्जल सीड जर्मिनेट होते हैं, फेवरेबल कंडीशन में नया प्लांट बनाते हैं। 4 फोटो यहां बने हैं। तो ये आपको पहला जो है मटर है, पी का फोटो दिखाया गया है। दूसरा जो है भैया ये टमाटर है। तीसरे जो है ये सिट्रस है, सॉरी ये मस्टर्ड है। चौथे कुकुम्बर हैं, ठीक है। तो पहले में मार्जिनल प्लेसेंटेशन है, अगर हम ये जान लें तो कोई दिक्कत नहीं है। जो टोमेटो है इसमें एक्साइल प्लेसेंटेशन है। टोमेटो में आपको मल्टी कार्पेलरी कंडीशन भी मिलती है। ये मस्टर्ड में आपको पैराइटल मिलेगा प्लेसेंटेशन, ये भी आपका पैराइटल है, ठीक है। कुकुम्बर में भी ऐसा है। तो ये है चैप्टर, यहां खत्म हो गया है। पहला चैप्टर था ये 12th क्लास वाला। इसमें से जितने सवाल बन सकते थे मैंने बताया। मैं आपको वही बताऊंगा जो पेपर में आएगा। जहां मैं बोलूं क्वेश्चन आएगा उसे मार्क कर लेना। बाकी एक एक लाइन आपको पढ़नी है। लगातार आप चैनल पे मेरे साथ बने रहेंगे तो आपका जिंदगी बन जाएगी, गारंटी दे रहा हूं इस बात की ना। एक भी सवाल अगर एनसीईआरटी से बाहर आया और एक भी सवाल ऐसा हुआ जो मैंने नहीं बताया हुआ तो आप जो कहे जो चाहे हार जाना, ठीक है, ऐसी बात है। और आप बस इतना सपोर्ट कर देना कि चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों को शेयर कर देना। और लगातार बस 2-4 महीने चैनल के साथ बने रहना। जिंदगी आपकी गारंटी से बदल दूंगा, ठीक है, ये ध्यान रखना, ठीक है ना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट।